अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विद माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विद माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। वरना तुम नहीं जानते मैं तुम्हारा क्या हशर कर सकता हूँ। ना सिराब बाबू ना, इसे कुछ ना कहना। इसने जो करना था कर दिया, जो होना था हो चुका। हम तुम्हारी बीवी को बहरहाल आज़ाद करा लेंगे, मगर उसकी आज़ादी के लिए इसका ज़िंदा रहना बेहद ज़रूरी है। तो इसका मतलब है शम्मा को वाकई इसने गायब किया या कराया है? सिराब ने तेज़ी से कहा। हाँ, कलंगा ने सर हिलाया। ये नमक हराम है, जालिम है, लालची है, वक्त की साजिश का शिकार है। और सिराब ने शमरोज़ पर हाथ छोड़ दिया। फिर जब तक फारूकी आगे बढ़कर उसे काबू कर पाता, उसने शमरोज़ का हुलिया बिगाड़ दिया था। उसके बेतरपे घूंसों और थप्पड़ों ने शमरोज़ का चेहरा लहूलुहान कर दिया। उसकी चीखें खासी बुलंद थी। कलंगा ने इस ख्याल से कि वो आवाज़ बार कोई आदमी ना सुन ले, हाथ से इशारा किया और कमरे का दरवाज़ा खटाक से बंद हो गया। फारूकी ने बड़ी मुश्किल से सिराब को हटाकर एक तरफ किया, वरना शायद वो शमरोज़ को जान से मार देता। फारूकी ने रिवाल्वर जेब में डाला, जेब से बारीक डोरी का छोटा सा गुच्छा निकाला और शमरोज़ को कुर्सी से अच्छी तरह कसकर बांधने के बाद मुंह में रुमाल ठोंस दिया। अब तुम आराम से बैठो, ये कहीं नहीं जा रहा। अगर इसे मारना ही पड़ा तो मेरा वादा है कि ये तुम्हारे हाथों से मरेगा। फारूकी ने सिराब को पलंग पर धकेल कर बिठा दिया। वो तेज़ तेज़ सांस ले रहा था और उसकी कैर आलूद निगाहें मुसलसल शमरोज़ पर जमी हुई थी, जो ज़ख्मी हालत में कुर्सी से बंधा उन सबको बारी बारी वहशत भरी नज़रों से देख रहा था। 2-3 बार उसने ज़ोर लगाया, मगर जब नायलून की डोरी उसकी कलाइयों और पंडलियों में घुसती चली गई और अजियत बढ़ गई तो उसने हरकत करना बंद कर दिया। उसकी बाछों से खून रस रहा था और इस सर्द मौसम में भी उसका माथा पसीने से तर था। कलंगा, इसने शम्मा को कैसे और क्यों गायब किया? फारूकी ने फिर पूछा तो कलंगा ने चंद फिक्रों में बात खोल कर रख दी। ये बहुत दिनों से कलमाशा के शहर में है बाबू। जिस दिन ये स्याह महल पहली बार गया था, तभी कलमाशा ने इसकी रूह को पहचान लिया था। वही अमीर कारवां रकीदों की रूह जिसने सोने की थैली लेकर अरफा को कलमाशा के हक में राम करने की साजिश की थी। मेरे पास भी बहस करने आया था। वही रूह शमरोज़ के कलबूत में नाच रही थी। उसने तभी इसको ज़हर कर लिया था। तब से अब तक ये उसके लिए काम कर रहा है। ये बज़ाहिर स्याह महल के नाम से भी खौफज़दा हो जाता है, मगर बातिन में ये कलमाशा के लिए दूसरी औरत की तलाश में था। पहली औरत को भी इसी ने कलमाशा के हवाले किया था। शम्मा की भी इसने कलमाशा को इत्तला दी थी, मगर वो स्याह महल में चले जाने के बावजूद शम्मा पर हाथ ना डाल सका, इसलिए कि मैंने उसके गिर्द हसार कर रखा है। फिर आज जब तुम दोनों स्याह महल गए तो कलमाशा के हुक्म के मुताबिक इसने शम्मा को बेहोश किया और स्याह महल पहुंचा दिया। मगर कब और कैसे? फारूकी हैरत से बोला। हम दोनों तकरीबन शाम तक वहाँ रहे हैं। ये वहाँ किस वक्त आया, शम्मा को कब लाया? हम लाइल्म हैं। बोले हो बाबू, ये बदरूहों की दुनिया है, शहर का जहाँ है, मावराई ताकतों के शाखसाने हैं। कलंगा ने गहरा सांस लिया। सुबह ये तुम लोगों को स्याह महल के बाहर छोड़कर वापस आया। दोपहर से पहले इसने ख्वाब और दवा मिलाकर शम्मा को चाय पिलाई, उसको एक बड़े डब्बे में बंद किया और स्याह महल के पिछले हिस्से में मौजूद तह खाने में छोड़ आया। ये तब की बात है जब तुम दोनों कलमाशा से बहस में उलझे हुए थे। सिराब पर जैसे दौरा सा पड़ा, उसका जी चाहा वो उठे और शमरोज़ की बोटियां नोच डाले। कुत्ते, हरामजादे, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। फारूकी ने उसे धाड़ते हुए देखा और लिपक कर उसकी तरफ बढ़ा। सिराब, खुद को काबू में रखो, कुछ नहीं होगा शम्मा को। कलंगा ने कहा ना कि वो इसके हसार में है। हाँ सिराब बाबू, कलंगा ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा। कलमाशा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने उस पर जो हसार बांध रखा है, उसे तोड़ना किसी इबलीस के बस की बात नहीं। मगर तुमने उसे, सिराब ने शमरोज़ की तरफ इशारा किया, इसे शम्मा को अगवा करने ही क्यों दिया? इसे रोक क्यों ना लिया? जब तुम सब कुछ जानती थी तो फिर ये वारदात होने ही क्यों दी? वो कलंगा पर बरस पड़ा।
ये ज़रूरी था सैराब बाबू, कलंगा ने तामुल से जवाब दिया। क्या तुम नहीं चाहते कि ये किस्सा अब ख़त्म हो जाए? चाहता हूँ, मगर तो फिर थोड़ा धीरज रखो बाबू। हर काम अपने वक्त और तरतीब का मरहून मिन्नत है। तुम सब्र खो दोगे तो सिवाय अपनी जान जलाने के कुछ ना करोगे। होगा वही जो अज़ल से तय पा चुका है। सैराब को जैसे बात की समझ आ गई, मगर वो अपने इख्तियार का क्या करता जो शमरोज़ की मौजूदगी में बार बार भड़क रहा था। कलंगा, अब आगे क्या होना है? हम लोगों को क्या करना है, ये बताओ, ताकि हम किसी आखिरी मंजिल को छू सकें। फारूकी ने उसे मुखातिब किया। आज आधी रात के बाद तुम दोनों शमरोज़ को साथ लेकर स्याह महल जाओगे। उसके तहखाने का रास्ता शमरोज़ को मालूम है। तहखाने में आज जो कुछ होगा वो सदियों पहले शुरू होने वाले खेल का इख्तिताम होगा। मुझे यकीन है आज मेरी अरफा को निजात मिल जाएगी, वो आज़ाद हो जाएगी। कलंगा ने खोए खोए लहजे में कहा। क्या इसके लिए हमें किसी ख़ास तैयारी की ज़रूरत है? फारूकी ने पूछा। नहीं, ये मादी तैयारियों से हासिल होने वाली फतेह का किस्सा नहीं है। ये तो रूहानी उजालों और फितरी अंधेरों की जंग है। वहाँ जो कुछ होगा उसके असबाब खुद ब खुद पैदा होते जाएंगे। हाँ, तुम दोनों अपनी मुक़द्दस किताब या उसका कोई ख़ास हिस्सा अपने पास ज़रूर रखना। यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होगा। और शमा, उसका क्या? सैराब ने बेताबी से पूछा। वो मेरी जिम्मेदारी है सैराब बाबू, मत फिक्र करो, उसे कुछ नहीं होगा। अगर उसे कुछ होगा तो उससे पहले मैं फ़ना हो जाऊंगी। कलंगा ने उसे दिलासा दिया। मगर मेरी शम्मा को कुछ हो गया तो उसके बाद मेरी तरफ से सारी दुनिया फ़ना हो जाए, मुझे उससे क्या? सैराब ने खुदगर्जी से कहा। मगर यह तय है कि उसके बाद मैं किसी को भी बाकी नहीं रहने दूंगा, चाहे वो कलमाशा हो या उसका बाप अबलीस। बहुत चाहते हो बाबू अपनी बीवी को? कलंगा ने सैराब को बड़ी अजीब नज़रों से देखा। हाँ, उसने सर झटका। अपने आप से भी ज़्यादा। यही वो ताकत है सैराब बाबू जो तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं होने देगी। मेरा आसार कमज़ोर पड़ गया, टूट गया तो भी वो महफूज रहेगी। तुम नहीं जानते मोहब्बत कितनी बड़ी ताकत है। ये दरियाओं में रास्ते बना देती है, आसमान को एक लम्हे का सफ़र बना देती है। ये वक्त की हर कैद, हर दाव, हर गैर मरी कुव्वत को अपने कदमों तले रौंद कर रख देती है। जवाब में सैराब कलंगा को खामोशी से तकता रहा। ना जाने क्यों उसे कलंगा पर एतमाद करने में कोई तामुल ना हो रहा था। वो बग़ैर किसी सबब के उसकी हर बात को सच समझकर खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगा था। मैं अब चलूँगी। कलंगा ने फारूकी की तरफ देखा। तुम अब से ठीक 3 घंटे बाद यहाँ से निकलोगे। शमरोज़ को तुम्हारे साथ होना चाहिए। और अगर इसने कोई शरारत की तो? सैराब ने पूछा। शरारत कैसी? ये एक हकीर सा केंचुआ है सैराब बाबू, कलंगा ने हकारत से कहा। कलमाशा ने इसे इस्तेमाल करना था, कर लिया। उसने इसे सुई की नोक बराबर किसी ताकत से भी नहीं नवाजा था। वो तो मुसलसल इसकी रूह पर हावी था। ये जाने अनजाने में उसका साथी बना हुआ था। ये बोले तो इसे मारो, ये भागे तो इसे मारो, ये रोए तो इसे मारो। ये तुम्हारे लिए एक ऐसा पत्थर है जिसे तुम्हारी ठोकरों की ज़रूरत है। और ये बात पूरे यकीन से दिलो दिमाग में बिठा लो कि कलमाशा अब या तब कभी इसकी हिमायत के लिए नहीं आएगा। आज अगर उसे अपनी इब्लीसी कुव्वतों और अपनी रूहानी इमदादी का मुजाहरा करना है, उसका वहाँ होना एक ख़ास वजह से ज़रूरी ना होता तो मैं कभी इसको ज़िंदा रखने को ना कहती। बहरहाल इसे साथ लेकर आना, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगी, मगर उस वक्त जब मेरा वक्त आएगा, जब मेरा आना ज़रूरी होगा। एक बात और, सैराब ने जल्दी से कहा। जवाब में कलंगा उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी। क्या ये ज़रूरी है कि यह सारा मामला आज रात ख़त्म हो जाए? हाँ, कलंगा ने अजीब एतमाद से कहा। आज अमावस की आखिरी रात है सैराब बाबू। अमावस की यह आखिरी हफ्ते की रात भी है, और ऐसा दोबारा कब होगा इसका इल्म किसी को नहीं। ये कुदरत के भेद हैं, इनकी गरा कुशाई आसान नहीं होती। 225 साल बाद ये वक्त आया है कि अमावस की आखिरी रात है, हफ्ते का दिन है, और कलमाशा के पास 2 औरतें मौजूद हैं। वो इस वक्त का इंतज़ार में 2 सदियों से अंगारों पर लूट रहा है। वो इसको हाथ से नहीं जाने देगा, और कौन जाने ये वक्त भी
उसके इंतज़ार में खाट लगाया आ रहा हो। सैराब ने सुना और सोच में डूब गया। उसे कलंगा की बात एक हद तक समझ आ गई थी। अच्छा कलंगा, फारूकी ने दीवार गिर कलाक पर नज़र दौड़ाते हुए कहा, जो रात के 9 बजा रहा था। श्याम महल में मुलाकात होगी। कलंगा ने सर हिलाया और नपे तुले कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। फिर सैराब के लिए ये एक हैरत का मंजर था कि वो हवा के झोंके की तरह बंद दरवाजे से गुजरकर उन सब की नज़रों से ओझल हो गई। फारूकी सैराब की हैरत पर मुस्कुरा दिया। शमरोज़ की आंखें सफ़ेदी माइल जर्दी से भर गईं और चेहरे पर स्याही फैलती चली गई। रात के ठीक 12 बजे वो तीनों श्याम महल के लिए रवाना हो गए। फारूकी और सैराब ने शमरोज़ को बंदियों से आज़ाद किया। उसके दाएं बाएं पहलू में रिवॉल्वर की नाली टिकाई और उसे दरमियान में चलाते हुए उसकी जीप तक आ गए। सैराब ने ड्राइविंग सीट संभाली, दरमियान में शमरोज़ को बिठाया। फारूकी आखिर में बैठा। जीप को आते देखकर चौकीदार ने गेट खोल दिया। फिर जब तक वो पलटकर उनकी तरफ देखता, सैराब तेज़ी से जीप को निकाल कर ले गया। चौकीदार ने गौर ही ना किया कि जीप में कौन बैठा था और किस तरह बैठा था। उसके लिए ये काफ़ी था कि जीप शमरोज़ खान की थी और जाहिर है वो खुद ही चला रहा होगा। अब उसके साथ कौन कौन था ये उसका सर दर्द नहीं था। सैराब ने अंदर की लाइट ऑफ ही रखी थी। 1.5 घंटे का फासला सैराब ने 40 मिनट में तय किया और जीप श्याम महल की बाड़ के करीब जाकर रोक दी। शमरोज़ को नीचे उतार कर उन्होंने आगे लगा लिया, अपना अपना रिवॉल्वर हाथ में लिया और श्याम महल की जानिब चल पड़े। अंधेरी रात में श्याम महल एक खौफनाक भूत की तरह उनके सामने मुंह खोले खड़ा था। इस मंजर से बड़े बड़ों का पत्ता पानी हो जाता। फारूकी का तो उसे इल्म ना था, मगर सैराब को सिर्फ और सिर्फ शमा याद थी। वो हर खौफ, हर दहशत से बेनियाज शमरोज़ को लिए फारूकी के साथ तेज़ तेज़ कदमों से आगे बढ़ता चला जा रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर श्याम महल के तहखाने में उतर जाए। श्याम महल के करीब जाकर वो रुके। सुनो शमरोज़, सैराब ने उसकी गद्दी पर रिवॉल्वर की नाली रख दी। अगर तुमने ज़रा भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं पूरा चैम्बर तुम पर खाली कर दूंगा। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी क्षमा दिखाई दे रही है, जिसे मैं हर कीमत पर ज़िंदा सलामत वापस चाहता हूँ। इसके लिए अगर मुझे जान लेनी भी पड़ी तो वो तुम्हारी भी हो सकती है, और अगर जान देनी पड़ी तो यकीन करो मैं इस वक्त भी खुद को जिंदों में शुमार नहीं कर रहा। क्षमा के बगैर मैं एक लाश हूँ, इसलिए सीधे सीधे हमें तहखाने की तरफ ले चलो। शमरोज़ उसके सर्द और धमकी आमेज़ लहजे पर थूक निकल कर रह गया। फिर चुपचाप महल के अकबी जानिब चल पड़ा। वो दोनों उससे एक कदम पीछे चल रहे थे। फारूकी ने टार्च रोशन कर ली थी। तारीकी जैसे एकदम और बढ़ गई। सन्नाटा बोझल होता चला जा रहा था। उन्हें लग रहा था जैसे चारों तरफ से बदरूहें नमूदार होंगी और उन पर टूट पड़ेंगी। अचानक उनको सरसराहट की तेज़ आवाज़ ने रुक जाने पर मजबूर कर दिया। शमरोज़ झुझक कर पीछे हट गया। फारूकी ने टार्च की रोशनी सामने डाली और उनके बदन सनसना कर रह गए। उनसे चंद कदम के फासले पर एक सांप फन गाड़े झूम रहा था। रोशनी खुद पर पड़ते ही वो फंगारा और झूमकर एक तरफ हट गया। फिर इससे पहले कि सैराब रिवॉल्वर से उसका निशाना लेता, वो अंधेरे में गायब हो गया। फारूकी टार्च की रोशनी को उसके ताक़ुब में डाला, मगर बेसूद। वो गधे के सिर से सिंह की तरह गायब हो चुका था। जहाँ सांप गायब हुआ था वो जगह एक घनी झाड़ी ने घेर रखी थी। ये झाड़ी में घुसकर ना बैठ गया हो, फारूकी ने खदशे का इजहार किया। साइड से होकर निकल चलते हैं, सैराब ने कहा। उसी वक्त झाड़ी में जैसे जलजला आ गया। वो तीनों चंद कदम पीछे हटकर खड़े हो गए। उनकी बेचैन नज़रें झाड़ी पर जमी हुई थी और दिल सीने में तेज़ तेज़ धड़क रहे थे। शमरोज़ खान ने घबरा कर फारूकी का बाजू थाम लिया। फिर दूसरे ही लम्हे जो कुछ सामने आया वो उन तीनों को हैरान कर देने के लिए काफ़ी था। वो कलमाशा था। कलमाशा के चेहरे पर अब भी दाढ़ी लहरा रही थी, ताहम उसने अपने बदन से चीथड़े उतार फेंके थे। अब उसके बदन पर जर्द चादर लिपटी हुई थी। गले में एक बड़ी सी मोटे मोटे दानों की माला थी। वो उनके सामने आया तो उनके सांस ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे रह गए। फारूकी की टार्च की रोशनी ने अचानक दम तोड़ दिया। अंधेरे में कलमाशा के चेहरे पर आखिरी तासुर जो उन्होंने देखा
वो नफरत और हकारत का था।